बहुत अच्छी बात है कि महिला आरक्षण ही होना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि संसद की इस बहस ने पूरे देश में महिला आरक्षण के संदर्भ में एक चेतना जागृत कर दी है। वैसे तो चल रहा था, हो जाता तो हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे ये लग रहा है कि सारे देश की महिलाओं ने इस बात को समझा है कि उनको आरक्षण मिलने वाला था और आरक्षण नहीं मिला। या जिस वजह से भी नहीं मिला, जिसके जो भी तर्क रहे हो, लोकतंत्र में तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, हर तरह की चीजें होती हैं, उस पर चर्चा बाद में करेंगे अपन। लेकिन एक जो मुझे सबसे इसका एडवांटेजियस पार्ट लग रहा है वो ये लग रहा है कि पूरे देश में महिलाओं में एक जन जागृति पैदा हुई, जिसको लेके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई हमारी महिलाएं सोचे तो कि कम से कम उनको 33% आरक्षण मिलेगा या मिलने वाला है, और उसके लिए अपने की तैयारी करें। तो मुझे तो लगता है कि संसद की जो 2 दिन की बहस रही वो बहुत ही बेहतरीन रही इस मामले में, कि पूरे देश में उसने महिला चेतना को जगाया है, जन्म दिया है। और कम से कम हम महिलाएं इसके बारे में सोच रही हैं कि 33% उनका हक है, जो कि संविधान उनको दे चुका है। और 2023 में ये संविधान का संशोधन पारित हो चुका है। अब कोई ऐसी नहीं कि वो होगी कि नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि जो चीज एक सहज प्रक्रिया में होनी थी संविधान के 106वें संशोधन के अनुसार, वो यही होनी थी कि पहले जनगणना हो, जनगणना के बाद परिसीमन हो, परिसीमन के बाद जो है 2034 से ये लागू होने की संभावना थी। और जनगणना और परिसीमन के बाद जो भी वक्त होता उसमें लागू होती है। बहरहाल केवल सरकार का ये प्रयास था कि इसमें थोड़ी तेजी लाई जाए और ये 2029 से ही अगर लागू हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लागू नहीं है, वो लागू हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा, 17 तारीख की रात में जारी हो गया था। 16, 17, 18 को जो संसद बैठी है, उसमें 16 तारीख के बाद 17 तारीख की रात 12 बजे रात में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि 2023 का महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया और वो लागू होगा, प्रभावी हो गया। नोटिफिकेशन करना पड़ता है किसी चीज का। तो एक तरह से मुझे ये बहुत इसका सकारात्मक दृष्टिकोण लग रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको जो उस दिन बताई थी वो ये बताई थी कि भाई किस प्रकार से राजनीति में हम आए, वो तो हमारी एक समस्या है, पहली समस्या है। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो छोटी समस्या है। बड़ी समस्या ये है कि राजनीति में हम आ गए, तो राजनीति में आने के बाद जो हमको समस्याएं फेस करनी पड़ेगी, हमें क्या उससे रूबरू नहीं होना चाहिए? क्या हमें उसको नहीं जानने की कोशिश करना चाहिए कि वो क्या समस्याएं हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम केवल संख्या बल के आधार पर संसद में पहुंच गए और संसद में हम जाके बैठ गए, लेकिन पता चला कि हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, या हमें बात करना नहीं आ रहा है, हम अपनी बात को कही नहीं पा रहे हैं, या संसद की जो माहौल होता है शोर शराबा हंगामे में, हम उसमें डर जा रहे हैं, हम अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। और अपनी बात को कहने के लिए हमको जो ज्ञान होना चाहिए किसी विषय का, वो हमको नहीं है। हमारे अंदर बोलने की कला नहीं है, हमको बोलने को कहा जाता है तो हम बोल नहीं पाते हैं ठीक से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अवरोध है। क्योंकि उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि ये 33% जो आरक्षण लागू हुआ है, ये 33% आरक्षण केवल आपको विधानसभा और लोकसभा तक नहीं ले जाएगा, बल्कि ये आपको मिनिस्ट्रियल पोजीशन तक भी ले जाएगा। क्योंकि जब महिलाएं 33% आरक्षण उनका संसद में होगा, विधानसभाओं में होगा, तो आगे का लॉजिकल स्टेप जो ये है वो ये नहीं है कि 33 से 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम 33% महिलाएं ये भी उम्मीद करेंगी कि उनको जो सरकार का गठन है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद में, उसमें भी उनकी समानुपातिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है कि जो भी सरकार बनेगी उसमें भी कम से कम 1/3 महिलाओं का जरूर जो है हिस्सेदारी उसमें होगी आगे चल के। तो आपको वो सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तो वो होगा ही, चाहे वो 34 में हो चाहे जब हो, उसके पहले हो, लेकिन वो होगा। तो ये एक अच्छा अवसर है कि हमको थोड़ा सा तैयारी करने का वक्त मिल गया है। लेकिन जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो भी हमारे मन में शंकाएं हैं, हमें अपने को तैयार करने की जरूरत है। अब इशू ये है आज का, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कि हम अपनी तैयारी शुरू कैसे करें। अभी तो जैसे डॉक्टर दत्तनेन जी ने बताया कि भाई हम लोग शुरू से फोकस कर रहे हैं कि हम ग्रास रूट लेवल से, पंचायत से, नगर पालिका से या नगर महापालिका से अपनी पारी शुरू करें। ठीक है, वो भी एक कर सकते हैं। लेकिन एमएलए और एमपी भी हम
अपनी परिकल्पना में ला सकते हैं, क्योंकि हम, अब आप सोचिए ना कि आप अपने बारे में सोचती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम सोचिए कि अब हर पॉलिटिकल पार्टी को, अगर देश में 815 लोकसभा की सीटें होंगी, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को 815 महिलाएं चाहिए पूरे देश में, कि वो अपनी पार्टी में उसको 815 में से 250 महिलाएं उसको चाहिए। तो अगर हर पार्टी को 250 महिलाएं प्रत्याशी चाहिए, जहां पे कि केवल महिलाएं ही उम्मीदवार हो सकती हैं, तो सारी पार्टियों की समस्या को आप समझिए कि वो कितनी बड़ी डिमांड जनरेट होने वाली है, कि कम से कम एक लोकसभा में केवल हजारों हजार महिला प्रत्याशी आपको चाहिए, और विधानसभाओं में तो आप परिकल्पना भी कर सकते हैं कि कितनी महिलाएं। और प्लस जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी महिला महिला आरक्षित सीट से तो लड़ ही सकती है, वो किसी भी पुरुष या सामान्य अन्य सीट से भी लड़ सकती है। तो अगर महिलाएं अपनी आरक्षित सीटों से लड़ रही हैं, तो आज जो महिलाएं संसद में हैं, वो तो आरक्षित होकर नहीं पहुंची है ना, वो तो सामान्य सीटों से पहुंची है। तो भले ही उनकी संख्या 10-15% है, 15% है आज लोकसभा में, लेकिन आप परिकल्पना करिए कि अगर 33% महिलाएं जो है वो आरक्षित सीटों से पहुंची, और 10% महिलाएं भी सामान्य सीटों से पहुंची, तो ऑटोमेटिक वो 40-45% के आसपास पहुंच जाएगा। जो कि उदाहरण हमको पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में देखने को मिल रहा है, कि आज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में 46% टोटल महिलाएं देश में हैं, चाहे वो भले ही प्रॉक्सी के रूप में हो या डमी फिगर के रूप में, लेकिन है। तो संसद और लोकसभा में 33% पे ही आपको नहीं अटकना है, आपको आगे बढ़ना है। आरक्षण चाहे 33% से ज्यादा मिले न मिले, लेकिन आपकी हिस्सेदारी उसमें बढ़नी है, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आज दो तीन चीजें व्यावहारिक ज्ञान से, कि अब अगर आगे बढ़ना है तो तैयारी अभी से करना है, कम से कम मानसिक तैयारी अभी से करना है। आपको ये सोचना है कि भाई हम जो है किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़े। तो अब पहली चीज तो ये हो जाती है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझें कि हमारा जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। देखिए, पिछले टर्न पे भी हम लोगों ने इस बारे में बात किया था, और मैंने आपको बताया था कि राजनीति अकेले नहीं की जा सकती, राजनीति अकेले करने वाली चीज है ही नहीं। आपका इंट्रोवर्ट नेचर आपको छोड़ना पड़ेगा। जो हम लोग अंतर्मुखी होते हैं और अपने में ही केवल रहते हैं, कि हम किसी से बोलेंगे नहीं, हमको शर्म आती है, हम किसी से मिलेंगे नहीं, हमको डर लगता है, ये सब तो त्यागना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने अंतर्मुखी स्वभाव को त्याग के थोड़ा बहिर्मुखी होना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति में ये बिल्कुल अवश्यम भावी है कि आपको दूसरों से मिलना जुलना पड़ेगा। तो उसमें अपने अंदर जो भय है, जो संकोच है, जो हिचक है, उसको अपने एजेंडा से बिल्कुल हटा दीजिए। एक पहला नंबर वन जो सबसे प्रोग्राम बनना चाहिए वो यही बनना चाहिए कि हमें किसी से भी कोई डर नहीं लगता है। लेकिन जो व्यावहारिक स्थितियां होती हैं, उन व्यावहारिक स्थितियों को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। इसलिए मेरा पहला सुझाव ये है कि हम पॉलिटिक्स को अकेले नहीं करेंगे, हमको एक टीम चाहिए। तो हमारा सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि हम एक टीम बनाएं, एक संगठन बनाएं। और इतना ही नहीं, हम नाना प्रकार के संगठनों से अपना अपना संबंध स्थापित करें, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, चाहे वो किसी प्रकार के संगठन हो। हम जितने अधिक से अधिक संगठन में जाएंगे, तो आप अगर 50 आदमी भी एक संगठन में हैं, तो कम से कम उस संगठन को आपने ज्वाइन किया तो 50 लोग तक तो आप पहुंचे। किसी संगठन में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, तो जितने अधिक से अधिक संगठनों से आपका संपर्क होगा, उतने अधिक से अधिक लोगों से आपका संपर्क होगा। धीरे धीरे आप लोगों से सीखेंगी कि हमको लोगों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कितनी लिबर्टी हमें लेनी है और कितनी लिबर्टी दूसरे को देनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने चीज में। हमें भाषा किस तरह की रखनी है। हाँ, आप हमको अपना व्यक्तित्व ऐसा रखना है कि हमसे कोई हल्के ढंग से बात न कर सके, हमसे कोई हल्के ढंग से हमको ले न सके। तो ये तमाम चीजें हमको सीखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक अपना छोटा सा 8-10 लोगों का संगठन बनाना पड़ेगा, जिसको कि मैं इनर कोर ग्रुप कहता हूँ, कि एक हमको इनर कोर ग्रुप पहले बनाना पड़ेगा, और अधिक से अधिक संबंधों, अधिक से अधिक संगठनों से हमको जुड़ना पड़ेगा। एक चीज तो ये ध्यान रखिए, एक बार आपका इनर कोर ग्रुप बन गया, जिसमें कि 7-8-10 लोग होने चाहिए। क्यों ये इनर कोर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पे आएंगे। लेकिन इसका जो लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप होगा, कि एक बार जब आप इनर कोर 7-8-9 लोगों का बना लेते हैं, तो फिर धीरे 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 उसमें इजाफा करते रहिए, उसमें उसका एक्सपेंशन करते रहिए। अर्थात जैसे एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना, उसी प्रकार से आपको न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे अपने और लोगों को धीरे धीरे जोड़ना पड़ेगा।
और अगर आप महिला है तो मुझे लगता है कि कोर ग्रुप में केवल महिलाओं को ही अभी पहले आप रखने की आवश्यकता है। अपने महिला संगठन का स्वरूप निर्धारित करिए कि उसमें कौन कौन से महिलाएं होंगी। धीरे 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 उन महिला के परिवार के पुरुष भी जुड़ सकते हैं और दूसरे पुरुष भी जुड़ सकते हैं, लेकिन कोर ग्रुप आपका शुरू में महिला ही सेंट्रिक होना चाहिए। अब तीसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि आपके सामने बड़े संगठनों से जुड़ने के क्या क्या विकल्प हैं। जैसे आपके सामने एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का विकल्प होता है। आप जानते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कि भाई हर राज्य में, हर जगह तीन चार पांच प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अगर हम लोग अपने देश की बात करें या अपने प्रदेश की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ये हमारी दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हम बिहार चले तो वहाँ पे जद और राजद दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल चले तो वहाँ तृणमूल एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। इसी प्रकार तमिलनाडु चले तो डीएमके और एआईडीएमके वहाँ महत्वपूर्ण पार्टी है। तो इसी प्रकार से हर राज्य में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां होती हैं। तो आप पार्टियों के सदस्य बन सकते हैं। पार्टियों के सदस्य बनने में कुछ देखिए, हर चीज में कुछ अच्छाई होती है और कुछ उसमें कमजोरी होती है, कुछ कमी होती है। तो अब जैसे पार्टी आप बन ज्वाइन करते हैं तो पार्टी ज्वाइन करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको ये देखना होता है कि फिर हमको पार्टी के इशारों पे ही चलना पड़ता है। पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी के जो कार्यक्रम है, जो भी पार्टी हमको आदेशित करेगी वो चीजें हमें करना पड़ेगा। हमें पार्टी के नेताओं को के आदेशों का, जो हमारे संगठन के नेता हैं जिनसे हम संपर्क में अपने स्थानीय स्तर पर रहेंगे, उनसे हमें बाकायदा मार्गनिर्देशन प्राप्त होता रहता है और उन्हीं के अनुसार हमें काम करना होता है। तो थोड़ी सी हमारी जो लिबर्टी है वो प्रतिबंधित होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज हल्के से ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर आपने पार्टियों के बारे में सुना है कि ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, या राज्य की पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है। और ये पार्टी न क्षेत्र राज्य स्तर की पार्टी है न राष्ट्रीय पार्टी है। ये पार्टी तो केवल एक पंजीकृत पार्टी है। तीन प्रकार की पार्टियां होती हैं। अब समझ लीजिए कि पंजीकृत पार्टी क्या होती है। सबसे निचले स्तर की पार्टी को पंजीकृत पार्टी कहा जाता है। जैसे अगर आप आज एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहें तो आपको इलेक्शन कमीशन जाके और वहां पे एक प्रतिवेदन करना पड़ेगा। उसका बाकायदा बहुत सारे दस्तावेज लगते हैं। आपने कहा कि साहब हमारी पार्टी का नाम, मान लीजिए एक्स वाई जेड, कोई भी नाम रख लीजिए कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम एक्स वाई जेड है। तो आपको जाके इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जो अहर्ताएं उस पार्टी को रजिस्ट्रे पंजीकृत करने के लिए है वो आपको उसमें सारी दी हुई है। और कैसे पता चलेगा कि भाई हम जो है इलेक्शन कमीशन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो इलेक्शन कमीशन का अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स एक्ट का रूल्स करके है कि कैसे हम हर पार्टी को, आपने देखा है चुनाव चिन्ह आवंटित होता है। तो उसके लिए एक कानून बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। उसी कानून में ये विवरण दिया हुआ है कि कोई पार्टी रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप जाके वहां पे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि क्या क्या है। लेकिन एक पंजीकृत पार्टी आपकी हो गई तो वो सबसे निचले स्तर की पार्टी होती है। पंजीकृत पार्टी का मतलब ये होता है कि आप इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में आ गए और अब आप चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन चुनाव लड़ने में आपको बहुत सारे जो सुविधाएं होती है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि आप अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है। तो पंजीकृत होना एक चीज है और मान्यता प्राप्त होना दूसरी चीज है। मान्यता प्राप्त कैसे होती है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मान लीजिए कि आपने पंजीकरण करा लिया इलेक्शन कमीशन में जाके। अब आपको मान्यता कैसे प्राप्त होती है? तो सबसे पहले आपको राज्य दर्जा मिलता है, पार्टी का राज्य स्तर का दर्जा मिलता है। और उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि जैसे कुछ, एक मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि जैसे कोई चुनाव हो विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़े, और जितने भी वोट 100% मत होते हैं ना, वैध मत, उस 100% मतों में अगर 6% आपकी पार्टी को वैध मत मिलते हैं, 6%, 6%, और दो सीटें आपको हासिल होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा में।
अगर उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी चुनाव लड़ी और 6% सीटें, 6% वोट उसको प्राप्त हो गए और 2 MLA आपके चुने गए, तो आपको उत्तर प्रदेश में राज्य पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन दे देगा। इसी प्रकार से 3-4 और तरीके हैं कि कैसे राज्य पार्टी का दर्जा मिलता है। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी XYZ है, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। पहली चीज तो ये है कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये भी है कि अगर लोकसभा के चुनाव में आपकी पार्टी विभिन्न राज्यों से चुनाव लड़ती है और कम से कम 4 राज्यों में उसको 6% वोट मिलते हैं और 4 MP आपके चुने जाते हैं, चाहे एक राज्य से चुने जाए चाहे 4 राज्य से चुने जाए, तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो बस इतना समझ लीजिए कि एक पंजीकृत पार्टी होती है जिसके सीमित अधिकार होते हैं, दूसरा राज्य दर्जे की पार्टी होती है। तो फंडामेंटल फर्क क्या हो गया? फंडामेंटल फर्क ये हो गया कि अगर आपकी केवल पंजीकृत पार्टी है तो आपके चुनाव चिन्ह पे आपका कोई अधिकार नहीं है, इलेक्शन कमीशन आपको कोई भी चुनाव चिन्ह आवंटित कर देगा। लेकिन अगर आप मान्यता प्राप्त है तो उस राज्य में हर चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में आपका कॉमन, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मान लीजिए कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, तो चुनाव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी तो उसको साइकिल ही चिन्ह आवंटित होगा और कोई चिन्ह आवंटित नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी केवल पंजीकृत पार्टी है तो हो सकता है कि आपकी पार्टी को कहीं कहीं जो है चम्मच अलाट हो जाए, कहीं जो है लालटेन अलाट हो जाए, कहीं जो है वो अगरबत्ती अलाट हो जाए, कहीं दिया अलाट हो जाए, कहीं भी आपको भिन्न भिन्न चुनाव चिन्ह आवंटित हो सकते हैं। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको पूरे राज्य में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। और भी कुछ सुविधा मिलती है जो कि राज्य स्तर की पार्टी को मिलती है, जो पंजीकृत पार्टी को नहीं मिलती है। तो आपको एक अवसर है कि आप जो है किसी पार्टी का भी सदस्य बन सकते हैं। पार्टी का सदस्य बनने से आपको कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां भी होती हैं। लाभ ये होते हैं कि सडनली आप एक बहुत बड़े राजनीतिक समूह से जुड़ जाते हैं, संगठनात्मक समूह से जुड़ जाते हैं। लेकिन नुकसान ये होता है कि आप पार्टी के इशारे पे ही चलते हैं, अपने मन का नहीं कर सकते, जो पार्टी चाहेगी वही आपको करना पड़ेगा। और पार्टी की कृपा पे आप हैं कि वो चाहे तो आपको दे टिकट या चाहे तो टिकट न दे। तो ये एक अपने आप में आपको, बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं पार्टी में, सालों साल काम करते रहते हैं। पिछले टर्म पे मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने गुजरात में पूरे देश में 30 साल काम किया, कोई चुनाव लड़े, पंचायत तक का चुनाव नहीं लड़े, अचानक उनको पार्टी ने कहा कि नहीं आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है। तो कभी कभी पार्टी ऐसे भी निर्णय ले लेती है कि आपको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है चुनाव का, लेकिन आपको सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए गुजरात के, फिर उसको आप सब जानते ही हैं उसके बाद की कहानी। तो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी, जैसे मैंने बताया कि आप अपनी भी पॉलिटिकल पार्टी को पंजीकृत करा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप न तो कोई पार्टी बनाए, न आप कोई पार्टी ज्वाइन करें, और आपको केवल स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ही मैदान जंग में आए कि हम भाई किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, हम एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने क्षेत्र में काम करेंगे और उस क्षेत्र में जो है हम अपना चुनाव लड़ेंगे। तो और उसमें आपकी कोर ग्रुप और कोर टीम होगी, वो हर तरह से आपका प्रचार प्रसार करेगी। तो ये देखिए पहला स्टेप है। और इसमें अब आपको खूब समय मिल गया है। मान लीजिए 2030 के बाद ये होता है, क्योंकि 26 चल रहा है, 27 के अंत होते होते जनगणना पूरी होगी, उसके बाद 28-29 तक आते आते डिलिमिटेशन के आंकड़े आएंगे। तो मुझे लगता है कि सन 30 से जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे उस विधानसभा के चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। और 2034 से जब लोकसभा का चुनाव लागू होगा होगा तो उसमें या ये भी हो सकता है कि लोकसभा पहले भंग कर दी जाए और ये हो कि साहब अब लोकसभा भंग करके दोबारा सभी राज्यों, जैसे आपने सुना ही होगा
कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कि कुछ ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, राज्यों की विधानसभा को भंग कर दिया जाए, एक संविधान संशोधन करके, और फिर कहा जाए कि सभी के चुनाव एक साथ होंगे, और तब अचानक महिलाओं की जो रिक्वायरमेंट होगी कि कितनी महिलाएं विधानसभा के लिए भी लोकसभा के लिए भी प्रत्याशी बनने के लिए आएंगी कहाँ से, तो आपके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। जो महिलाएं आज से 5-7 साल के आगे का प्लानिंग करेंगी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा आगे उनके भविष्य में राजनीतिक इनकी संभावनाएं बनती है। तो एक तो ये संगठन के बारे में। अब अगर आपने पार्टी ज्वाइन किया, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि भाई पार्टी के निर्देशों का आदेशों का आपको पालन करना पड़ेगा, जो वो कहेगी वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपनी पार्टी बनाई या अपना स्वतंत्र उम्मीदवार का वो बनने का रखा, संकल्प रखा, तो अब आपको कुछ चीजें निश्चित करनी पड़ेंगी जो कि हर सूरत में आपको करनी ही चाहिए। अगर आप अपना किसी पार्टी को भी ज्वाइन करती हैं, तब भी ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अपना कोर ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा, कि आपका एक जो अपना कोर ग्रुप है वो कोर ग्रुप क्या है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सवाल ये है कि मान लीजिए कोर ग्रुप में हमने कहा कि हम 10 लोगों का एक कोर ग्रुप बनाएंगे। हम्म जैसे आपको याद होगा कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था और अन्ना आंदोलन से बहुत सारे नेता निकले थे, तो उसमें 10-15-20 लोगों का एक कोर ग्रुप बना था, जिसमें जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स थे, हाँ, जिसमें कुछ और कविगण थे जो आजकल रामायण का प्रवचन करते हैं, या इसी प्रकार से और कुछ लोग थे जो कि उस आंदोलन से उभरे थे। उनका एक कोर ग्रुप बना था जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हो गए, और फिर उन्होंने धीरे धीरे सबको आउट कर दिया और उन्होंने सत्ता खुद हथिया ली। और आज उनका क्या हश्र है वो आप देख ही रहे हैं, भले ही वो 2-3 बार जीते हो। तो पॉलिटिक्स में आपको, अगर आप गलत ढंग से चलते हैं तो बहुत ज्यादा दिनों तक आप नहीं चल सकते, अंत में आपको कहीं मार्जिनलाइज होना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप अच्छे इरादे से आते हैं पॉलिटिक्स में, तो बहुत जरूरत है लोगों की। लोग बहुत उम्मीद रखते हैं अपने प्रतिनिधियों से। उनको लगता है कि हाँ, हमारा प्रतिनिधि हमने चुना है तो हमारे लोकतंत्र को सशक्त करेगा, लोक कल्याण के काम करेगा, हमारी कोई समस्या आएगी उसका वो समाधान करेगा। ये सब चीजें आप सोचते हैं और उम्मीद करते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन लोगों को आपने अपने कोर ग्रुप में रखा, 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, आप उनको अपने कोर ग्रुप में रखते समय उनसे क्या कहेंगे कि क्यों वो आपके कोर ग्रुप में आए? इसका कोई आपके पास उत्तर हो सकता है? विनीता, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप बता सकती हैं कि आप जो है अगर कोर ग्रुप बनाए, तो कोर ग्रुप में 10 लोगों को अगर आप जोड़ें, तो आप क्या कहेंगे कि लोग क्यों जुड़े, 10 लोग महिलाएं आपके साथ? विनीता, अनम्यूट करिए अपने को। हाँ, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। और कोई बताएगा? डॉक्टर पूजा सिंह, आप बताएंगी क्यों 10 लोग आपसे जुड़े? सर, डायरेक्टली तो पहले नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन अगर मेरे मेंटल लेवल के लोग हैं तो मैं उनसे ये कहूंगी कि आप समाज में अगर कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, या आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, या कुछ अच्छी है उसको और अच्छा हम कर सकते हैं, तो हाउ कैन वी डू दैट? वो हम कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा उनको, रादर मैं ये कहूँ कि आप आइए, उनको इस बात के लिए जागृत करें कि समाज में ये सेवा का काम है। और थोड़ा सा अगर आप समय देते हैं इस अपनी भारत देश को बदलने के लिए, तो आइए हम लोग साथ मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, या जुड़ते हैं एक पॉजिटिव सोच की तरफ। मुझे ये जी, सर, मैं ऐसे शुरुआत करूंगी अगर मुझे करना होगा तो। ओके। मान लीजिए आपने मुझसे ये चीज कहा, तो मैं आपसे ये पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि मैं, ठीक है वो सब जो आप बात कर रही हैं, देश की सेवा के लिए तैयार है, सब कुछ है, मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं? मैं किसी कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जुड़ूं? मैं बीजेपी के साथ क्यों नहीं जुड़ूं? मैं सपा के साथ क्यों नहीं जुड़ूं? मैं बसपा के साथ क्यों नहीं जुड़ूं? मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं? बिल्कुल सर। सर, उनको मैं ये भी फोर्स नहीं कर सकते किसी को, अगर उनको उनकी आइडियो, हर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी आइडियोलॉजीज हैं, अगर उनको वो समझ में आता है तो जरूर काम करना है सर।
और काम सही तरीके से पारदर्शिता के साथ, सेवा भाव के साथ करिए, न कि किसी और चीज को बढ़ावा देने। तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक कि अ, वो लीडर अगर बाहर उभर के आता है और वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इसलिए जुड़िए कि सब 10 रीजन है अपने को प्रेस हम्म। करने के लिए जो मैं नहीं कर यही पाऊंगी। यही नहीं नहीं, यही देखिए, यही यही सब बारीक बारीक चीजें हैं। और बहुत भगवान की कृपा है कि आप लोगों को समय मिल गया है। ये सब जी। सोचना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगी। हाँ जी। विनीता, आप बोल सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, विनीता? नहीं कर सकते हैं। और कोई इस पे कुछ कहना चाहेगा कि क्यों आपके कोर ग्रुप में कोई जुड़े? नंदिनी। यस सर। यस सर। सर अभी कभी उन मतलब मौका मिलेगा तो उनके साथ भी मतलब न्याय होगा, और मौका मिलेगा तो उनको भी कोई पोजीशन या कुछ होल्ड करने के लिए ऐसे दिया जाएगा। बेटा ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि हम आपके साथ क्यों जुड़े। हम कांग्रेस के साथ जुड़ के वो काम करें, हम बसपा के साथ जुड़ के ये काम करें, हम सपा के साथ जुड़ के काम करें, हम भाजपा के साथ जुड़ के काम करें, हम आपके साथ क्यों जुड़े? जैसे हम लोग बाजार में जाते हैं ना, पचासों चीजें होती हैं दुकान में, पचासों चीजें, पचासों दुकानें होती हैं, लेकिन हम एक चीज क्यों खरीदते हैं? इसलिए कि वो चीज हमें पसंद आती है। अगर हम साड़ी खरीदने गए, अगर हम कोट खरीदने गए, अगर हम पैंट खरीदने गए, अगर हम चप्पल खरीदने गए, तो दुकान कई हम देखते हैं, लेकिन हम खरीदते तो वो है जो हमें पसंद आती है ना। आपको ये उत्तर देना था इसमें कि मैं उनके सामने अपने कुछ सिद्धांत पेश करूंगी, मैं उनके सामने अपने कुछ विचार पेश करूंगी, मैं उनके सामने अपने कुछ मूल्य पेश करूंगी, और मैं अपने उनके सामने कुछ मुद्दे पेश करूंगी कि भाई ये मुद्दे हैं, ये विचार है, ये मूल्य है, ये सिद्धांत है, ये हमारी विचारधारा है, और ये सभी पार्टियों से अलग है। और इस पर क्या आप अपनी राय रखते हैं? अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आइए हमारे साथ आप जुड़िए। तो जो प्रश्न आप लोग नहीं समझ पा रहे थे या जिसका उत्तर आपने नहीं दे पाया, वो ये नहीं है कि हम समाज की जुड़ के हम आपके साथ समाज सेवा करेंगे और ये वो। आपके साथ क्यों जुड़े, औरों के साथ क्यों नहीं जुड़े, मुद्दा ये है। और इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे महत्वपूर्ण, आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेंगी शुरू से। जोड़ने वाले को, कोर ग्रुप में जो लोग जुड़ने वाले हैं, उनको तो शुरू से मैंने कुछ भी चीजें बता। हाँ विनीता बताइए। मैंने भी जब आप ये बात ही कर रहे थे तब मैंने मतलब एक नारा लिख ही लिया था अपना। सर वो टेक्निकल वजह से मैं उस वक्त जुड़ नहीं पाई, सॉरी सर। कोई सर नहीं। मैंने लिखा था, नई सोच नई दिशा, नई महिला पीढ़ी, आओ आगे बढ़े। बेटा प्रश्न तो यही है कि वो नया है क्या? ये नारे से काम नहीं चलेगा केवल। वो नयापन आप में क्या है? कौन सा नया मूल्य है जो कि कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में नहीं है, सपा में नहीं है, बसपा में नहीं है? वो ये नयापन क्या है? आपको यही बताना कि मतलब पड़ेगा। जो महिलाएं हैं वो भी राजनीति कर सकती हैं, और अगर महिलाएं आएंगी तो सकारात्मक राजनीति करेंगी। ये तो सभी उसमें जो पार्टियां कह रही हैं। ये तो सभी पार्टियां कह रही हैं, नयापन क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। संसद में आपने यस। देखा कि जिन्होंने विरोध किया वो भी कह रहे हैं हम तो महिला आरक्षण के समर्थक हैं, वहां महिला बिल गिरा दिया और कह रहे हैं कि हम तो महिला आरक्षण के समर्थक हैं। तो यस कोई सर। ये नहीं कहेगा कि साहब हमारे में ये चीजें जो आप कह रही हैं वो नई है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोर ग्रुप जब आप बनाइए, तो पहले आपको कुछ मुद्दों पे चिंतन करना पड़ेगा कि भाई हमारे किन मूल्यों को, किन सिद्धांतों को, किन मुद्दों को हम प्राथमिकता देते हैं। ठीक है? और ये मुद्दे, ये मूल्य और ये सिद्धांत और पार्टियों में से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कैसे बेहतर है? तो ये दो तीन चीजें आप बतानी चाहिए। कि दुकान पे हम जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि ये कपड़ा उस कपड़े से अच्छा है, मूल्य में अच्छा है, रंग में अच्छा है, टेक्सचर में अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है। तो क्वालिटी भी अच्छी है, मूल्य भी अच्छा है, खट से हमारी परचेजिंग हो जाती है। इसी प्रकार से जब आप अपने मूल्य बनाएंगे, मुद्दे बनाएंगे, सिद्धांत बनाएंगे, तो आप दूसरों से कहेंगे कि भाई देखिए, और पार्टियों के तो हम नहीं जानते, हमारे ये मूल्य और मुद्दे और सिद्धांत हैं, इस पे हम लोग आओ काम करते हैं, जुड़ते हैं, और हम सब मिलके इस पे काम करते हैं।
और अगर आप उन मुद्दों, सिद्धांतों और मूल्यों को बेच सके उन कोर ग्रुप के लोगों को, तो खट से वो आपके कोर ग्रुप में सम्मिलित हो जाएंगे। और तब आपके पास एक बहुत ही कोहिसिव, एक जिसको कहते हैं ना मुट्ठी में जैसे बंध के सब लोग काम करते हैं, उस सिद्धांतों, उन मूल्यों और उन तमाम जो विचारधारा के आधार पे सब लोग एक दूसरे से बंध जाएंगे कि हाँ, हम सब लोग इससे प्रतिबद्ध हैं और आइए हम सब लोग मिलकर इस पे काम करते हैं। सर हाँ जैसे हम अमित। एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी नेपाल में जो प्रधानमंत्री बना है उससे एकदम से सारी जनता जुड़ गई, सिर्फ उसके विचारों की वजह से ही ऐसा परिवर्तन देखने को मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके सामने खुद नजीर है इस बात की, और उसी को पकड़ना है। राजनीति, मैंने पिछले टर्म में बताया था कि आपको राजनीतिक डेवलपमेंट्स पे नजर रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कैसे जनता किस तरीके से किस राजनीतिज्ञ से जुड़ती है, कैसे जनता किस राजनीतिज्ञ और किस राजनीतिक दल से जुड़ती है। आज अगर मोदी जी 3 3 बार चुनाव जीत के प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो जरूर कोई बात होगी कि हजारों आलोचनाओं को सहते रहने के बाद भी जनता से उन्होंने निकटता बनाई है, जनता के अंदर स्वीकार्यता उनकी बनी है, तभी वो 3 बार प्रधानमंत्री हुए। लोकतंत्र में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कि अपने आप ने मनमाने ढंग से आप प्रधानमंत्री बन गए या कुछ भी कह के बन गए। तो जरूर आपकी सराहना है, कुछ लोग आलोचना भी करेंगे, लोकतंत्र में तो आलोचना होगी, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, तो वो होती रहेगी। लेकिन आपने ज्यादा लोगों का दिल जीता, महत्वपूर्ण ये है। लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप 50% से ज्यादा लोगों को का वोट प्राप्त कर लें। महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप अधिकतम वोट प्राप्त कर लें। कभी कभी लोग 20% 25% वोट प्राप्त करके भी विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। तो अपने यहाँ जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, कि जिसको सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वही चुनाव जीत जाता है। बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं होती कि हमको अब 50% से ज्यादा लोग जो है वो वोट दे तभी हम जीतेंगे। तो ये तमाम चीजें आपको एक प्रकार से सीखनी पड़ेंगी, अभी पे इससे काम करना पड़ेगा कि अगर आप राजनीति में अपनी डगर बनाना चाहती हैं, तो अभी से कुछ मुद्दों को आइडेंटिफाई करिए कि ये हमारे लिए प्राथमिकता के मुद्दे हैं, ये हमारे राजनीति के शाश्वत मूल्य हैं, ये हमारे विचार हैं, ये हमारी विचारधारा है। और ये मैं बात आपको इसलिए बताने चाहता हूँ कि राजनीति में जब आप आएंगे तो देखिए, व्यक्तिगत रूप से राजनीति करने में और संगठनात्मक रूप से राजनीति करने में एक बहुत फंडामेंटल फर्क होता है। कि बहुत ऐसे बिरले ही होते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर राजनीति करके और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि अब जल्दी से बिना पार्टी के कोई चुनाव नहीं जीत पा रहा है। लोग पार्टियों को पसंद करते हैं, पार्टी लोकतंत्र है हमारे यहाँ भी, पार्टी डेमोक्रेसी है। अर्थात अगर आप पार्टी के माध्यम से आते हैं तो आपके जीतने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टी से जुड़े होते हैं जो बहुत पहले से काम कर रही होती है। अब दूसरा, इसके आगे का मुद्दा ये है कि मान लीजिए, आज तो शुरू में मैंने आपको बताया कि भाई आपने एक कोर ग्रुप बनाया 8 10 लोगों का, उनको जोड़ा। उनको इसलिए जोड़ा कि पिछले टर्न पे अगर आपको याद हो तो बार बार मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आपको एक निर्वाचन क्षेत्र का चयन करना पड़ेगा सबसे पहले, कि हम काम शुरू कहाँ से करें। तो हम काम शुरू अपने निर्वाचन क्षेत्र से करेंगे। मैंने कहा था कि उस निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। उस निर्वाचन क्षेत्र की जब वोटर्स लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें हर आदमी का नाम, पता, मकान नंबर लिखा रहता है। जाके उससे मिलिए, अपना एक संपर्क का धीरे 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 दायरा बनाइए, जो कि बड़ा टाइम टेकिंग होता है। ऐसा नहीं कि वो साल में 2 साल में हो जाए, उसमें 3 4 साल 5 साल लगेगा कि अपने पूरे निर्वाचन क्षेत्र, अगर आपका लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र तो सबसे बड़ा है, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र थोड़ा छोटा है, अगर म्यूनिसपिलिटी का निर्वाचन क्षेत्र हो तो और छोटा होता है, 3 3.5 हजार लोग होते हैं उसमें। तो आपको तमाम लोगों से धीरे 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 जुड़ने का वक्त मिल गया। ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है कि आपको तैयारी का वक्त मिल गया। जैसा कि कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा भी कि भाई हमको तैयारी का, यशी सिंह ने कहा कि हमको तैयारी का बहुत अच्छा मौका मिल गया है। तो ये तैयारी का अच्छा मौका मिलना भी अपने आप में एक प्रकार से इसका सकारात्मक पक्ष है कि ठीक है, पूरे देश में एक चेतना तो बनी ही और तैयारी का मौका हमको मिला, ये भी एक दूसरी चीज उसमें आ गई। अब आपने अक्सर जब ये सुना कि भाई पार्टियां अलग अलग हैं और अलग अलग पार्टियां क्यों हैं, तो आपसे जाहिर है कि फिर आप ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस की विचारधारा
भाजपा की विचारधारा, सपा की विचारधारा, बसपा की विचारधारा, टीएमसी की विचारधारा, वामपंथ की विचारधारा, दक्षिणपंथ की विचारधारा, डीएमके की विचारधारा, अकाली दल की विचार, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो पहला प्रश्न आपको ये जानने की जरूरत है कि विचारधारा होती क्या चीज है, किस चीज को हम विचारधारा कहते हैं। ये विचारधारा है। देखिए, विचारधारा का मेन चीज ये है कि राजनीति में जब हम लोग आते हैं, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सबको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि राज्य का जब निर्माण हुआ, हम लोग तो समाज है, जनता और यही मिलकर समाज बनाती है। लेकिन जब राज्य की संरचना हुई, जब सरकार की संरचना हुई, तो हुई ही क्यों? और जाहिर है कि शुरू में हमने इसको डिस्कस किया था कि राज्य इसलिए बनाया गया क्योंकि समाज में होने वाले तमाम जो संघर्ष होते हैं उसका वो समाधान कर सके, और कोई राज्य पे हावी ना हो सके। राज्य सब पर हावी हो लेकिन राज्य पे कोई हावी ना हो, इसीलिए राज्य को सबसे ज्यादा ज्यादा शक्ति दी जाती है, जिसको संप्रभुता कहते हैं कि संप्रभु है राज्य, भाई सबसे ऊपर है, भगवान से बस नीचे है, लेकिन उसके बाद वो सबसे ऊपर है, व्यक्तियों से सबसे ऊपर है। राज्य से आप जीत नहीं सकते। राज्य के पास पुलिस है, सेना है, प्रशासन है, हर तरह की चीजें हैं, राज्य से नहीं जीत सकते। राज्य सबसे ऊपर है। कोई भी बलशाली से बलशाली व्यक्ति या बलशाली से बलशाली समूह राज्य से जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राज्य सबसे मिलकर बना है। अगर भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ लोग मिलकर राज्य बनाते हैं, इसलिए राज्य से कोई नहीं जीत सकता, चाहे वो कितना भी सशक्त क्यों ना हो। ये एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिए। अब हुआ ये कि जब राज्य बनाया गया और राज्य को इतनी ज्यादा शक्ति दी गई कि सभी व्यक्ति, जैसे फल का रस जो निचोड़ दिया जाए वो गिलास में भर दिया जाए, कहा कि भाई ये मौसम्मी का रस है, संतरे का रस है, पूरे गिलास में आ गया, उसी प्रकार से सारी जनता के बल को जब निचोड़ दिया जाता है तो वो राज्य हो जाता है। तो राज्य कितना सशक्त है आप तो कल्पना कर सकते हैं। अब राज्य आपने बनाया इतना शक्तिशाली, और हम और आप एक अदना से व्यक्ति हैं, सोचिए, अपने को परिकल्पना करिए कि राज्य के सामने हम क्या है भैया, कहा कहीं कुछ है ही नहीं राज्य के सामने। लेकिन हमारी एक आइडेंटिटी तो है, हमारी एक अस्मिता है, हमारा एक व्यक्तित्व है, हमारा एक अस्तित्व है। तो सवाल ये है कि ये दोनों क्या चीजें चाहते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई विनीता ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं, तो आप सबसे पहले यही कहेंगे कि सर हम तो स्वतंत्रता चाहते हैं, कि हमको जो है अपने तरह से रहने का, अपने तरह से पहनने का, अपने तरह से खाने का, अपने तरह से सोचने का, अपने तरह से काम करने का, हमको स्वतंत्रता मिले। तो व्यक्ति ये चाहता है कि भैया हमको सुरक्षा रहे और हम स्वतंत्र रहे, बस मूल चीज व्यक्ति के सामने ये है। लेकिन आपने तो अब राज्य बना दिया, अब राज्य तो इतना शक्तिशाली है, तो राज्य कहता है कि भाई ऐसा है कि अगर हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता है, तो फिर हमको कुछ तो प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें एक व्यक्ति की ही सुरक्षा और स्वतंत्रता से मतलब नहीं है, हमें हर व्यक्ति की स्वतंत्रता और हर व्यक्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। और इसके लिए हमें नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, उसी के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं चलेगा तो हमको उसको दंड देने का भी शक्ति होनी चाहिए। अब देखिए, यहीं से मामला गड़बड़ाता है कि आप ही ने राज्य को बनाया, आप ही राज्य से कह रहे हैं कि भैया हमको सुरक्षा दो और हमको स्वतंत्रता दो। राज्य कह रहा है ठीक है हम सुरक्षा भी देंगे, स्वतंत्रता भी देंगे, लेकिन आपको उसकी कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी, कि हमको ये अधिकार देना पड़ेगा कि हम आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए आपको आपकी स्वतंत्रता, क्योंकि आप हमको नहीं देना है, हमको हर व्यक्ति की स्वतंत्रता देना है। जैसे कोई ये नहीं कह सकता कि हमें तो सब दूसरों की हत्या करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें तो किसी से भी अभद्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो ये भी कह सकता है कि हम आपने स्वतंत्रता दे दी। तो राज्य कहता है कि नहीं, हम आपको अगर ऐसा करने की स्वतंत्रता देंगे तो इससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इसलिए आपको अपराध करने की स्वतंत्रता नहीं है। अपराध आप करेंगे तो हम आपको जेल में बंद करेंगे, आपको फांसी देंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे। राज्य ने तमाम नियम कानून बना दिया, आप जानते हैं, संविधान है, कानून है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, बहुत सारे कानून, असंख्य कानून बने हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता का, सुरक्षा का
के लिए काल बनता है या उस पर आतंक बनता है तो राज्य अपने ढंग से उस कानून के अनुसार उसमें सख्ती से एक्शन ले। अब प्रश्न अंत में ये आके खड़ा होता है कि भाई एक व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि राज्य डिक्टेटर हो जाए अपनी शक्ति का प्रयोग करने में, और ऐसा भी ना हो कि व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि व्यक्ति एकदम जो है अराजक हो जाए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमको लूट मार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमको महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हमको डकैती डालने चोरी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमको दूसरे की जान माल लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब आप नहीं कह सकते। तो व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता हो ये, और राज्य को कितनी शक्ति हो ये, हमें एक संतुलन पैदा करना होता है। और जो सिद्धांत व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देता है और राज्य को न्यूनतम शक्ति देता है उसको अराजकतावाद कहा जाता है। और जो सिद्धांत राज्य को अधिकतम शक्ति देता है और व्यक्ति को न्यूनतम स्वतंत्रता देता है उसको कहा जाता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। अब देख लीजिए ये दोनों छोर समझ लीजिए कि एक छोर को पे व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता और राज्य को न्यूनतम शक्ति, और दूसरे छोर पे राज्य को अधिकतम शक्ति और व्यक्ति को न्यूनतम स्वतंत्रता देने का सिद्धांत है। एक को हम अराजकतावाद कहते हैं, एक को हम अधिनायकवाद कहते हैं। और इन दोनों के बीच में बहुत सारे वेराइटीज हैं कि राज्य को कितनी स्वतंत्रता, राज्य को कितनी शक्ति, व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता। इसका कोई एक सिद्धांत नहीं है, इसके अनेक सिद्धांत कि राज्य को कितनी स्वतंत्रता दी जाए। कोई कहेगा कि राज्य को 50 ग्राम शक्ति दीजिए, कोई कहेगा राज्य को 100 ग्राम शक्ति दीजिए, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। कोई कहेगा 150 ग्राम शक्ति दीजिए, कोई कहेगा 200 ग्राम शक्ति दीजिए, कोई कहेगा 250 ग्राम शक्ति दीजिए। इसी प्रकार से कोई कहेगा कि व्यक्ति को 100% 100 ग्राम शक्ति दीजिए, कोई कहेगा 90 ग्राम शक्ति दीजिए, कोई कहेगा 80 ग्राम शक्ति दीजिए, कोई कहेगा 70 ग्राम शक्ति दीजिए वगैरह। कहने का आशय यह है कि शक्ति और स्वतंत्रता के ये दो ध्रुव हैं और इन दोनों ध्रुवों के बीच में 50 प्रकार के सिद्धांत हैं। और जिस सिद्धांत को आप मानते हैं कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, उसी सिद्धांत को जब हम व्यवहार में लागू करने का प्रयास करते हैं कि हमारी सरकार तो इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करेगी, उसी का नाम है विचारधारा। अर्थात एक विचारधारा जब सरकार चलती है एक विचारधारा पे, तो फिर वो निर्धारित करती है कि हमारी सरकार व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता देगी और राज्य को कितनी शक्ति देगी, और फिर उसको बाकायदा संविधान में लिख दिया जाता है कि ये हमारा देश है, ये हमारा संविधान है, ये इस विचारधारा पे चलेगा, और उस विचारधारा पे वो संविधान आधारित होता है, वो चलता है। लेकिन संविधान एक होने के बाद भी लोकतंत्र में पार्टियों का अलग अलग अस्तित्व होता है। वो उसकी अलग अलग व्याख्याएं करती हैं, अलग अलग उसमें से अपनी प्राथमिकताएं तय करती हैं। और इसलिए जैसे अगर भारत का उदाहरण ले लें तो भारत में कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी है जो कि शुरू से ही इस देश में शासन कर रही है। अगर उसकी विचारधारा पे हम लोग बात करें तो उसकी विचारधारा में आपको सेकुलरिज्म दिखाई दे जाएगा, उसकी विचारधारा में बहुलवाद दिखाई दे जाएगा, उसकी विचारधारा में लोकतांत्रिक समाजवाद दिख जाएगा। ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा में दिखाई देती है। अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा की विचारधारा में हिंदुत्व बहुत ही प्राथमिकता के साथ विचारधारा है, हिंदू राष्ट्रवाद जिसको हम कह सकते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दूसरा तत्व है, कि जो हमारे आर्थिक मुद्दों पे अगर देखे जाए तो लगभग कांग्रेस और भाजपा के दृष्टिकोण में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब जब वो थे वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव जब जो है वो प्रधानमंत्री थे, उसी समय कांग्रेस ने वो विचारधारा अपनाई जिसके लिए भाजपा जानी जाती थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जिसको कहते हैं। तो
कारपोरेट को खोल दिया गया पूरे विश्व के लिए, कांग्रेस ने खोल दिया कि आइए जाइए हमारे देश में वो करिए, व्यापार करिए, हम भी आपके देश में व्यापार करेंगे। तो अगर आर्थिक एंगल से आप देखते हैं तो, नहीं तो पहले अगर आप देखें तो राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या प्रीवी पर्सेस का एबॉल्यूशन राजाओं के, या जमींदारी एबॉल्यूशन एक्ट, ये बहुत सारी चीजें हुई देश में कि जमींदारों को समाप्त किया गया, राजाओं को समाप्त किया गया, बैंकों का प्राइवेट बैंक समाप्त किए गए, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और उससे यही सोचा गया कि इससे जो पैसा आएगा गरीबों से लाभान्वित होंगे। लेकिन जब 1990 में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो ये उदारवाद, हाँ, और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये प्रवृत्तियां आ गई, और पूरा एक प्रकार से व्यापार का पूरा ढांचा ही बदल गया। तो आर्थिक स्थिति में दोनों में कोई बहुत फर्क दिखाई नहीं देता है। अगर समाजवादी पार्टी पे आते हैं तो समाजवादी पार्टी तो डंके की चोट पे कहती है कि हम लोहिया के समाजवाद के समर्थक हैं, अल्पसंख्यकवाद के समर्थक हैं, और सीमित क्योंकि सामाजिक सर वर्गों में। हाँ, सर फिर कोई पार्टी विरोध नहीं करती क्या कि ये तो मेरी विचारधारा थी, आपने क्यों अपना लिया? जैसे कांग्रेस ने अगर बीजेपी की उदारवादी विचारधारा को अपनाया होगा, तो विपक्ष होने के नाते फिर ऐसा नहीं होता क्या कि आप किसी की भी कोई भी विचारधारा अपना सकता है? इतनी बड़ी आपकी पार्टी बात, में भी अगर ऐसा हाँ हो हाँ, तो। हम समझ गए। आपकी बात अगर हम मान लें तो आप हमसे खुश होंगी कि नाराज होंगी? सर खुशी होंगी, खुश, लेकिन क्योंकि खुश मैं होंगे। आपकी विरोधी हूँ, मैं नहीं तो तो आप आपकी बने रहिए विरोधी हूँ। विरोधी। हाँ, आप लोग को तो खुश होना चाहिए, विरोधी होने के बाद भी हमने आपकी बात मान ली। तो अगर कांग्रेस की बात भाजपा ने मान ली, या भाजपा की बात विरोध कांग्रेस ने मान ली, तो वह नाराज होने की क्या बात है? वो तो और खुश होने की बात है। अगर आप हमारी तरह से चलेंगे तो हमें तो और खुशी हो रही है कि भैया आप हमारी बात को तरजीह दे रहे हैं, हमारी बात को अच्छा समझ रहे हैं, इसीलिए आपने हमारी सर बात को अब मान लिया। अभी भी सेम पोजीशन है कि बीजेपी वालों की बात अगर कांग्रेस वाले मान जाते तो सहयोग मिल जाता विरोधी होने के बावजूद। हाँ, तो जो नहीं नारी मिला, मतलब। उनके उनके अपने तर्क हैं, वो सब हम लोग बाद में भी डिस्कस कर ही रहे थे, आगे भी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी विचार पर, किसी भी मूल्य पर, किसी भी सिद्धांत पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। आपको पता होगा कि एक जमाने में सरदार पटेल और लोहिया और अंबेडकर, ये कुछ निश्चित पार्टियों के आइकॉन्स थे। आज भाजपा तीनों आइकॉन्स को मानती है। आज सरदार पटेल की देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्होंने कितनी बड़ी बना दी गुजरात में। हाँ, अंबेडकर का कितने संग्रहालय बना दिए। अंबेडकर के देश में ऐसे ऐसे बनाए जो कि कभी बसपा नहीं कर सकी। हाँ, विदेशों में जाके अंबेडकर के जो वो थे मॉन्यूमेंट्स थे, उसको खरीद लिया सरकार ने। और सरकार अंबेडकर दिवस को बहुत ही मजबूती से प्रोपेगेट करती है। लोहिया के प्रति सरकार सम्मान से बात करती है। तो किसी भी हमारे भारतीय, ये हमारे पार्टी के लोग नहीं है, हमारे देश के लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। कि किसी भी व्यक्ति को, जो हमारा राष्ट्रीय व्यक्ति गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, ये किसी एक पार्टी के नहीं थे, ये पूरे देश के थे। इसीलिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी नेता को अप्रोप्रिएट करती है, अपनाती है, किसी पार्टी के विचारधारा को अपनाती है, तो उसमें बुराई तो है ही नहीं। वो तो और अच्छी बात है कि भाई चलिए, सर्व स्वीकार्यता है किसी व्यक्ति की, वो एक अच्छी बात है। वो पार्टी से हट के हमारे राष्ट्रीय चरित्र में आ जाते हैं कि अच्छा ये हमारा राष्ट्रीय नेता है, ये पार्टी का नेता नहीं है। आज दलित समाज जो है बहुत सारा अंबेडकर को जैसे अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे अंबेडकर उन्हीं के हों, लेकिन नहीं, अंबेडकर ने तो पूरे देश के लिए काम किया। ठीक है, बाद में उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत राय थी, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम तो उनको एक भारत के संविधान निर्माताओं के मजबूत कड़ी के रूप में जानते हैं कि भारत का संविधान 299 लोगों ने बनाया। हाँ, लेकिन उसमें अंबेडकर की बड़ी प्रभावी भूमिका थी, तो उनको क्रेडिट हम देते हैं, उनको कहते हैं कि हाँ भाई आपने संविधान बनाने में बड़ा बहुत योगदान किया। तो आपकी जो बात है उससे मैं एक बात नहीं और कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस तरह से पानी में ठहराव नहीं होता है, पानी में प्रवाह होता है, उसी प्रकार से विचारधारा में भी कोई ठहराव नहीं होता है, विचारधारा में भी प्रवाह होता है। और प्रवाह का मतलब ये है कि कल तक जो हम नहीं मानते थे वो आज हम मान रहे हैं। तो इसमें तो और अच्छी बात है, आप जानते हैं कि ठहरे हुए पानी में बदबू आने लगता है। कहा जाता है कि पानी अगर ठहरा है तो जल्दी उसमें पीने लायक नहीं रहेगा या नहाने लायक नहीं रहेगा। तालाबों के पानी में ऐसा अक्सर देखा गया है।
लेकिन अगर प्रवाहित हो, गंगा जी का जल है प्रवाहित होता रहता है, यमुना जी का जल है प्रवाहित होता है, किसी भी नल का, किसी भी नदी का जल प्रवाहित होता रहता है, तो वो स्टैग्नेट नहीं होता है, उसमें बदबू नहीं आती है, उसमें एक प्रकार से शुद्धता बनी रहती है। इसी प्रकार से आपको मैं संविधान का उदाहरण देता हूँ। इस संविधान जब बनाया गया तो जाहिर है कि एक विचारधारा, एक दल के लोग विशेष रूप से वहां पे प्रभावित थे, लेकिन फिर भी पूरे देश के लोग थे, लेकिन एक संविधान बनाया गया। लेकिन संविधान कोई गीता और रामायण नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग संविधान को बहुत महत्व देते हैं कि संविधान 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 नष्ट कर देंगे और ये कर देंगे। अरे भाई, संविधान तो एक प्रकार से जनता के हित के लिए बनाया गया है। उसमें जब जरूरत पड़ेगी तब उसमें संशोधन होगा, और ऑलरेडी उसमें 106 संशोधन हो चुके हैं, परिवर्तन हो चुके हैं। लेकिन क्या गीता में एक भी कोई संशोधन हुआ जब से गीता बनी? क्या रामायण में कोई एक भी संशोधन हुआ जब से रामायण बनी? तो कोई नहीं सर। गीता और रामायण नहीं है हमारा संविधान। हमारा संविधान हमारे लिए है, हम संविधान के लिए नहीं है। जिस दिन संविधान हमारे देश के मार्ग में, विकास के मार्ग में बाधा पड़ेगा, हम खट से संविधान का संशोधन कर देंगे। अभी 106वां संविधान संशोधन हुआ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या हुआ भाई? हम नारियों को 33% तो कम से कम सहभागिता दें, और 33%, जैसा कि अभी दीपा जी ने कहा कि भाई 50%, जब आधी आबादी है तो क्यों नहीं 50%? 50% कम से कम यार 33% तो आप चलिए दीजिए उनको, इतना तो दीजिए सभी पे जिसपे सर्वसहमति है, इतना देने के। तो हम परिवर्तन करते रहते हैं संविधान में। तो न तो संविधान कोई गीता रामायण है कि उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा तो पता नहीं प्रलय हो जाएगा, और न कोई विचारधारा शाश्वत है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये दोनों गतिमान चीजें हैं, संविधान भी गतिमान है, विचारधारा भी गतिमान है, और इन दोनों में परिवर्तन होता रहता है, होता रहते रहना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो अपने समय के विरुद्ध जा रहे हैं। समय परिवर्तन की मांग करता है। देखिए हम ही लोग कितने परिवर्तित हो गए, है ना? 70 साल मेरा, 74 साल के मेरे जीवन में मैं क्या क्या परिवर्तन मैंने देखे हैं, इसकी परिकल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं, तो उन परिवर्तनों के साथ मैं जिया हूँ। और आज भी देखिए, कंप्यूटर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जीवन में कभी सोचता नहीं था कि मैं कंप्यूटर पे कभी पढ़ाऊंगा, मैं तो क्लास में पढ़ाने वाला टीचर हूँ। लेकिन आज हमने भी परिवर्तन कर लिया कि भाई चलिए अब कंप्यूटर पे पढ़ाइए लोगों को। तो बहुत सारा जो परिवर्तन होता रहता है वो समाज में होता रहता है। और इसमें कहीं किसी दिक्कत की बात नहीं है। न तो विचारधारा जड़वत है और न ही संविधान जड़वत है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसलिए अगर आपकी सोच आज कुछ है और कल की तारीख में अगर वो सोच बदलती है, तो कभी अपने को दोषी मत मानिएगा। ये मेरी बात को बहुत ध्यान से रखिएगा अपनी जिंदगी में। ये मैं आपको केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको, आपके लिए बता रहा हूँ कि विचार में परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। जड़ता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विचार अवसर के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, आयु के अनुसार विचारों में परिवर्तन आता जाता है। इसलिए अगर आज आप किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, किसी एक विचारधारा को पसंद करते हैं तो करिए। लेकिन अगर कल आपको वो विचारधारा, वो पार्टी नहीं पसंद आती है, तो आप दूसरी पार्टी को पसंद कर सकते हैं, तीसरी पार्टी को पसंद कर सकते हैं, चौथी पार्टी को पसंद कर सकते हैं। आप किसी भी पार्टी को पसंद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने नोटा का बटन इंट्रोड्यूस किया है कि हम किसी को भी पसंद नहीं करते साहब, हम नोटा का बटन दबाएंगे। हालांकि नोटा बटन को मैं बहुत निरर्थक मानता हूँ, क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दूसरी दो चीजें बता के अपनी मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से भी लेना चाहूंगा। आ, राजनीति में मैं आपको पहले ही बताया था कि राजनीति जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अर्थात संघर्षों के समाधान की कुंजी है, और लोक कल्याण के लिए बनाई गई है। अब इन दोनों चीजों को अगर आप देखें कि संघर्षों का समाधान कैसे होगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा, और लोक कल्याण क्या है ये आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। अब ये मोटी बातें बता रहे हैं आपको। इसी को किसी भी चीज पे लागू कर दीजिए। जीवन में आप देखेंगे कि प्रतिपल प्रति क्षण कोई ना कोई निर्णय आपको लेना पड़ता है। सर के क्लास में चलें कि ना चलें, है, वहां उस अवसर पे जाएं कि ना जाएं, है, ये करें कि ना करें, वो करें कि ना करें। रोज संग सुबह से उठ के अगर आप गिनेंगे तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितने निर्णय आपने लिए। आपको पता ही चलता है कि आपने अनजाने में कितने निर्णय ले लिए हैं। अब मुद्दा आता है कि जब आप राजनीति में आते हैं
या जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप पोजीशन पे आते हैं, ये लीडरशिप के लिए है ही, चाहे वो आप अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा में, चाहे किसी जगह हो, चाहे घर में हो। निर्णय जब आप लेते हैं तो निर्णय लेने का क्या कोई सिद्धांत है सर्वमान्य? आपको किताबों में असंख्य सिद्धांत मिल जाएंगे। उन सारे सिद्धांतों पे सहमतियां असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन एक सिद्धांत मैं आपको आज बता रहा हूं कि जिसका पालन करके आप जीवन में बहुत सुखी रहेंगे। वह सिद्धांत ये है कि पहली चीज तो ये है कि निर्णय, पहले समझ लेते हैं कि निर्णय लेने में क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है। निर्णय लेने में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहला, तथ्य, मतलब फैक्ट्स, सूचनाएं, कि हमारे पास क्या क्या सूचना है भाई। और दूसरा, हमारे जीवन के अपने मूल्य क्या है। इसके अलावा कोई भी तीसरा चीज नहीं होता। और मैं इसका आपको एक उदाहरण बताता हूं कि न्यायपालिका जब निर्णय देती है, सर्वोच्च न्यायालय, मान लीजिए, हम और नीचे की न्यायपालिका की बात नहीं करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय में सबके सामने सारे जज, मान लीजिए 5 जजों की बेंच है, 7 जजों की बेंच है, 3 जजों की बेंच है, सबके सामने एक ही तथ्य पेश किए जाते हैं, एक ही प्रमाण दिए जाते हैं, एक ही तर्क दिए जाते हैं, अपने पक्ष में या विपक्ष में। तो सारे लोग उन तथ्यों को समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन तथ्यों को डिफरेंट डिफरेंट न्यायाधीश डिफरेंट डिफरेंट तरीके से परिभाषित करते हैं। और इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा कि सर्वसम्मति से बहुत कम निर्णय होते हैं। ज्यादातर निर्णय 2-1, 3-2, 4-3 से निर्णय होते हैं। क्यों भाई? सारे न्यायाधीशों ने वही तर्क सुने, वही तथ्य देखे, वही कानून उनके सामने पेश किए गए, वही संविधान के प्रावधान पेश किए गए, लेकिन उन्होंने क्यों अलग अलग निर्णय दिया? क्योंकि उनके इसका मूल्य क्या? अलग अलग हैं। वेरी गुड। क्योंकि उनके मूल्य अलग। एक न्यायाधीश, उसका परिवेश, उसका लालन पालन दूसरे परिवेश में हुआ, दूसरे न्यायाधीश का लालन पालन दूसरे परिवेश में हुआ। दोनों ने कानून की पढ़ाई की है, वही किताबें उन्होंने भी पढ़ी है, वही किताबें उन्होंने पढ़ी है। फिर सर्वसम्मति से आप निर्णय क्यों नहीं देते? फिर आप 3-2 और 4-3 के निर्णय क्यों देते हैं? 2-1 से के निर्णय क्यों देते हैं? असहमति क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हमारे मूल्य अलग। तो हाईएस्ट लेवल पे ये ध्यान रखिएगा कि बस यही दो चीजें जीवन में आपको निर्णय लेने में काम लेनी है, तथ्य और मूल्य। अब मसला आता है कि मूल्य तो आपको माता पिता, गुरुजन, संस्कार से आपको दिए हैं, उस मूल्य से तो आप भटक नहीं सकते हैं, वो तो मूल्य आपके है ही है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जब आपके मूल्य शाश्वत है, तब आपके उसमें तो कोई परिवर्तन आ नहीं सकता। परिवर्तन किस में आता है? तथ्य में। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, अरे हमें तो ये पता ही नहीं था, अगर हमें पता होता तो भाई हम ऐसा नहीं करते, कहते हैं ना। तो हम जब निर्णय लेते हैं तो हमारे को निर्णय लेते समय बहुत सी चीजें पता होती हैं और बहुत सी चीजें नहीं पता होती। लेकिन क्या आप किसी निर्णय को तब तक के लिए रोक सकते हैं जब तक कि आपको सारे के सारे तथ्य ना पता चल जाए? तो इसके संबंध में एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन उसने एक बात कही है। उसने ये बात कही कि देखिए, किसी निर्णय को
कितना भी समय आप लगाएंगे कि हमको थोड़ा और सूचना मिल जाती, और सूचना मिल जाती, और ज्ञान हो जाता, और फैक्ट्स मिल जाते, तब हम ये निर्णय लेते। आपने वो निर्णय लेने में 1 घंटा लगाया, 1 दिन लगाया, 1 हफ्ता लगाया, कि 1 महीना लगाया, जो भी आपने निर्णय लिया, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसने कहा है कि वो निर्णय, उसके सही और गलत होने के 50-50% चांसेस हमेशा रहेंगे। कभी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम तो अब ऐसा एक निर्णय ले लें जो हमेशा सही ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीवन में असंख्य निर्णय लेने होते हैं। इतना समय नहीं होता कि हम जो है एक एक निर्णय को महीनों टालें। और हमें टालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टालने के बाद भी हम कभी श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो निर्णय सही ही होगा। वो निर्णय सही भी निकल सकता है, वो निर्णय गलत भी निकल सकता है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें निर्णय शीघ्र से शीघ्र लेना चाहिए। अर्थात जितना आवश्यक है चिंतन किसी निर्णय पे लेने में, जितनी सूचनाएं हमको उपलब्ध हैं, जितने तथ्य हमको उपलब्ध हैं, उस उपलब्ध तथ्य के साथ अपने जीवन के मूल्यों को मिला के हमको एक त्वरित निर्णय लेना चाहिए। और ये लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप प्रधानमंत्री की, किसी देश के किसी भी प्रधानमंत्री की आप बात करें, तो हमारे और आपके पास तो कुछ भी समस्याएं नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री का तो एक एक मिनट आवंटित होता है कि किस समस्या को, भाई उसके सामने पूरे अपने देश की ही समस्या नहीं होती, उसके विदेश की भी समस्या होती है। उसका एक एक मिनट बटा होता है, असंख्य समस्याएं उसके सामने होती हैं। और अंतिम सबकी आंख फटकी रहती है कि प्रधानमंत्री जी क्या निर्णय लेंगे। तो प्रधानमंत्री कभी ऐसा नहीं कह सकता कि वो हम साहब अब 1 महीने के बाद निर्णय लेंगे या दिन भर सोचेंगे। ऐसा समय उसके पास नहीं होता है, उसको त्वरित निर्णय लेना होता है। और इसलिए अगर आप कभी ईश्वर करे इस पद पर पहुंचे, प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने, तो आप अपने अंदर ये हैसियत रखिए कि हम त्वरित निर्णय लेंगे। और जितनी सूचनाएं हमारे पास हैं, उन्हीं सूचनाओं के आधार पे हम अपने विवेक से जो अच्छा मैं समझती हूँ वो निर्णय मैं लूंगी। वो सही निकलेगा गलत निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। तो कहीं कोई आपको इंश्योर नहीं दे सकता कि नहीं साहब जो है मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि आपका निर्णय ये सही ही होगा या गलत होगा। ये वक्त बताता है कि वो निर्णय जो हमने लिया था वो सही निकला या गलत निकला। तो पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक राजनीतिक नेतृत्व के रूप में, नेत्री के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में हमें निर्णयों को डिले नहीं करना है। हमें निर्णयों को फास्ट ट्रैक पे लेना है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल कि हमारी सोच जो है अच्छी अगर है, जनहित में है, समाज हित में है, देश हित में है, और हम निर्णय ले रहे हैं, तो कभी वो निर्णय गलत नहीं होगा। और अब होगा तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमारी भाई उतनी ही क्षमता थी। हमने जनता का विश्वास होकर के हमने वो निर्णय लिया है। अब जब आप निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं तो बस 5 मिनट और, उसके बाद आपके कुछ प्रश्न लेंगे। कि देखिए, नेता के सामने, पॉलिटिशियन के सामने सबसे अहम बात है कि उसके सामने एक बिल्कुल लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मोदी जी को हमने देखा है, इसके पहले मैंने किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं सुना था। उन्होंने एक लक्ष्य डिफाइन किया हुआ है कि भाई हमको जो है 2047 तक जो है वो अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। जिसकी तरफ वो तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी आप आलोचना करिए, ये करिए, निंदा करिए, करते रहिए, वो अपने कमर कस के चले जा रहे हैं, जो उनको लगता है कि हाँ इससे देश का भला होगा। और इसीलिए जनता उनको वो भी कर रही है। और यही नहीं कि बस आपका एक लक्ष्य हो, दूसरी जो एक नेता के साथ क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप भी आपके पास है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं जो है केवल कलकत्ता जाऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता जाने का रास्ता भी क्या है। तो आपको लक्ष्य भी पता होना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने का रोड मैप भी पता होना चाहिए। अगर हमें दुनिया की तीसरी इकॉनमी बननी है, तो केवल हमारे कहने से नहीं होगी कि साहब जो है हम तीसरी इकॉनमी हो जाएंगे, बल्कि हमारे सामने एक प्रकार से तीसरी इकॉनमी बनने तक का हमारे को रास्ता भी पता होना चाहिए कि हम क्या क्या करें देश में, जिससे कि हम दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन सके। तो अब रोड मैप बनाने जब आप आते हैं, तो जाहिर है कि दसियों रास्ते लोग बताएंगे कि साहब इधर से जाइए, उधर से जाइए, उधर से जाइए। उसी प्रकार से एक देश को, नेता को निर्णय लेने में 50 ऑप्शंस पे विचार करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस को विचार करिए, लेकिन फिर उसमें जो आपको सर्वोत्तम लगे उस पर आप गंभीरता से विश्लेषण करके निर्णय ले लिए।
लेकिन इस सब में पहले, ये सब करने में जो चीज आपको हमेशा एक अच्छा नेता बनाएगी, वो केवल ये बनाएगी कि आपने अपने को आगे रखा या आपने समाज को, आपने अपने को आगे रखा या आपने देश को। अगर ये चीज आपने अपने जहन में ला दी कि नहीं, मैं से मैं मुझे अपने समाज को पहले रखना है, अपने देश को पहले रखना है, तो विश्वास मानिए आपका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। कम से कम लोग आप पे आरोप नहीं लगा सकेंगे कि आपने देश को गलत निर्णय दिया है। वो निर्णय सही और गलत हो जाए, जैसे मैंने बताया, वो तो वक्त बताएगा कैसा होगा क्या होगा, लेकिन आप पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है, क्योंकि आपने शुद्ध मन से, अंतःकरण से, अच्छे भावना से देश और समाज को आगे रख के निर्णय लिया है। तो ये भी अपने बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये भी हमें एक नेता के रूप में ध्यान रखनी चाहिए कि मान लीजिए जैसे हमारे कोई निर्णय गलत हो गए, तो हम कोई भगवान तो है नहीं। तो अब हमारे जो गलत निर्णय हो गए, या तो हम उसी से अभिभूत हो जाएं, एकदम से दब जाएं कि अरे भाई हमसे वो गलत निर्णय हो गया, और हमेशा एक निराशा, हमेशा एक हताशा, हमेशा एक आत्मग्लानि से कुंठित होके आगे के निर्णय लें। वो बहुत ही समझिए कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो बहुत गलत होगा। अगर हमसे कोई गलत निर्णय हो भी गए हैं तो ठीक है, कहा ही जाता है कि भाई मानव है तो गलतियां हो सकती हैं, आगे देखिए कि वो गलतियां ना हो और आगे हमें कैसे करना चाहिए। तो सृजनात्मकता ये डिमांड करती है कि हम जो विषाक्त वातावरण पैदा होता है गलत निर्णय से, उससे अपने को हम एक्सट्रिकेट करें, उससे हम अपने को निकालें। अरे हो गया निर्णय, हो गया गलत, अब आगे बढ़िए, आगे देखिए कैसा क्या होना है। और इसलिए आपके नेता के चित्त में बड़ी गहराई होनी चाहिए। चित्त में गहराई का मतलब क्या होता है? चित्त में गहराई का मतलब ये होता है कि हमेशा चीजों को सोचने का आप में मादा होना चाहिए, चिंतन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जितनी हमारे को भगवान ने विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दी हुई है, अपनी समझ से हम पूरा सोच विचार करके एक निर्णय लेंगे। और उस निर्णय में हम, एक अच्छे नेता का ये बहुत बड़ा गुण है कि वो दूसरों को भी सुने, वो केवल अपनी बात नहीं कहे, वो दूसरों की भी बात सुने। क्योंकि अगर आपने केवल अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली और कि नहीं हम किसी को आने नहीं देंगे अपने में, और उसकी बात नहीं समझेंगे, हम तो सबसे अच्छे हैं, नहीं, आप दसियों की बात सुनिए, जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं सबकी आप बात सुनिए, लेकिन करिए आप अपना, आपका अपना विवेक जो कहता है। ये एक नेता का बहुत बड़ा गुण है कि हम किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, किसी की बात को एकदम से दरकिनार नहीं करेंगे, लेकिन हम अंतिम निर्णय वही लेंगे जो हमारा विवेक कहता है, क्योंकि उत्तरदायित्व तो हमारा होगा। आज अगर कोई ऊंच नीच होती है तो मोदी जी को लोग कोसते हैं कि मोदी जी ने निर्णय गलत लिया। मोदी जी ने वो निर्णय गलत लिया कि नहीं लिया, ये तो सबका अलग अलग मत है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पे ही उंगली उठती है। अगर वो जीता है तो भी वाह वाह, और हारता है तो भी उसी को लोग उत्तरदायी ठहराते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें किसी भी आक्रामकता का परिचय नहीं देना है कि नहीं साहब आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं या आपका ये तर्क खराब है। ठीक है, वो खराब है, आक्रामक है, जैसा भी है, आप उसको सुनिए, उसको सुन के अपने कंपार्टमेंट में बंद कर लीजिए, उन सबका श्रवण करके, उन सबका चिंतन मनन करके फिर आप अपना निर्णय दीजिए, और उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और नेता का दो और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, जो कि मैंने समझा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो एक नेता के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी काम करते हैं, और वो निर्णय ऐसा है कि आप, मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और लोगों की वजह से वो निर्णय गलत हो गया जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तरदायी आपको ठहराया जा रहा है। तो अब आप तो उत्तरदायी है नहीं, आपने तो किसी को वो काम आवंटित किया था, उसने वो काम गलत कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप में क्षमाशीलता भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तरदायित्व तो आपने ले लिया कि भाई हमारे मातहत ने किया, वो हमारे कहने से किया, ठीक है, वो अब उसकी गलती को डंका नहीं पीटेंगे, वो गलती हमारी ही मानी जाएगी। लेकिन अपने मातहत को आप क्षमा कर दीजिए। क्यों?
क्योंकि मातहत को क्षमा कर, बहुत सारे लोग मातहत पे एकदम बिगड़ने लगते हैं, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं, अगर मातहत से गलती हो भी गई है तो उसको अगर आप क्षमा कर देंगे तो आप ये आपका कद उस मातहत की दृष्टि में बहुत बढ़ जाता है कि अरे हमारे साहब तो बहुत ही महान है, उन्होंने हमारी गलती को अपनी गलती के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया, हमें तो बचा लिया उन्होंने। आप उस व्यक्ति की मानसिकता की परिकल्पना नहीं कर सकते कि वो जीवन भर कितना आपके प्रति एक प्रकार से श्रद्धानवत रहेगा। आप ऑब्लाइज्ड फील करेगा कि हमारी गलती सामने नहीं आने दी। जैसे माँ बाप करते हैं कि अपने बच्चे की गलती हो तो बच्चे को पीछे कर देते हैं, खुद उसका ठीकरा फोड़ देते हैं। गुरुजन करते हैं कि अगर छात्र छात्राएं कोई गड़बड़ करें तो वो उनको बचा लेते हैं, भले ही चाहे प्रिंसिपल से उनको डांट खानी पड़े या किसी और से वो करना पड़े। तो ये बड़प्पन का गुण होता है। एक नेता को भी यही करना चाहिए कि अपने मातहतों का संरक्षण उसको करना है। अगर कोई उसके ऊपर आरोप आता है तो मातहत को आगे नहीं कर देना चाहिए कि बलि का बकरा कहा जाता है ना, कि बलि का बकरा बना दिया उसको। नहीं, दैट्स अ बैड थिंग, नेता को ये नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। कम्युनिकेटर का मतलब जो संवाद कर सके, बात कर सके, अपनी बात को अच्छे ढंग से आप तक पहुंचा सके और आपकी बात को अच्छे ढंग से समझ सके। तो ये स्किल डेवलप करनी पड़ती है। कभी कभी कहा गया है ना कि मौन बोलता है। जरूरी नहीं है कि हर बात को शब्दों में ही व्यक्त किया जाए। कभी कभी आपकी भाव भंगिमा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका शांत रहना, आपका चुप रहना, यही अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इसका भी प्रयोग हमें करना चाहिए। तो एक गुड कम्युनिकेशन पे हमको ध्यान देना चाहिए कि कम्युनिकेशन केवल वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन साइलेंट भी कम्युनिकेशन होता है। सहमति और असहमति को केवल शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको शांति से भी और एक प्रकार से साइलेंस से भी उसको बहुत अच्छे से व्यक्त कर दिया जा सकता है। और अंत में बस एक बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं कि हर व्यक्ति को चाहे वो नेता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे छात्र हो, चाहे छात्रा हो, सबको एक चीज अगर जीवन में वो कर ले तो उसका बहुत राइज होता है। और वो ये है कि वो प्रतिस्पर्धा न करके वो अनुस्पर्धा का सहारा ले। आप पूछेंगे साहब प्रतिस्पर्धा क्या होती है और अनुस्पर्धा क्या होती है? बहुत ही सिंपल। प्रतिस्पर्धा होती है दूसरों से बराबरी करना, और अनुस्पर्धा होती है अपने से तुलना करना, अपने से बराबरी करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आज आप कुछ हैं, विनीता अग्रवाल है या डॉक्टर पूजा सिंह है या डॉक्टर कामना जैन है। आज आज की स्थिति अपने को देख रहे हैं कि हम क्या है। आप इससे मत स्पर्धा करिए कि आपके अर्ध गिर्द जो लोग हैं आप उनसे स्पर्धा करें। आप ये स्पर्धा करिए कि अच्छा, ये अप्रैल 2026 चल रहा है, यहाँ 2000 अप्रैल 26 में मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। 2027 का अप्रैल का रोड मैप हमारा क्या होगा और 2027 अप्रैल में हमें कहाँ पहुंचना है। फॉरगेट अबाउट द होल वर्ल्ड। आपको इससे बढ़िया कोई भी पॉलिटिक्स में अपवर्ड माइग्रेशन का कोई भी सूत्र नहीं हो सकता कि आप दूसरों से तो बिल्कुल स्पर्धा ना करें। दूसरों को करने दीजिए आपसे स्पर्धा, आप अपने से स्पर्धा करिए। इसी का नाम है अनुस्पर्धा। तो जब हम प्रतिस्पर्धा में आते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है, हमारे अंदर झुंझलाहट आती है, हमारे अंदर खीज आती है, हमारे अंदर एक प्रकार से डिप्रेशन आता है, हमारे अंदर दुख आता है, हमारे अंदर क्रोध आता है। ये सब चीजें आती हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम तो पिछड़ रहे हैं दूसरे से, या अगर हम दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरा इस प्रकार की भावना आपके साथ रखने लगता है, आपके संबंध खराब होने लगते हैं। तो आप दूसरे से किसी से मेहरबानी करके प्रतिस्पर्धा करने का चक्कर तो त्याग ही दें एकदम तत्काल। क्योंकि आप इतने लोगों से प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं? आप सबको भूल जाइए, आप तो अपने से प्रतिस्पर्धा करिए कि अच्छा भाई 2026 के अप्रैल में अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो हमें 2027 के अप्रैल पे यहाँ पे खड़ा होना है। ये हमारा रोड मैप है, हमें इतना रास्ता तय करना है, अपने से अनुस्पर्धा करनी है, अपने से स्पर्धा करनी है। और आप देखिए, अगर आप अपने से अनुस्पर्धा करेंगे तो आप अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करेंगे। अपने से आप अनुस्पर्धा करेंगे तो आप अपना रोड मैप उस लक्ष्य के लिए खुद बनाएंगे और तब आप देखेंगे
कि आप उस लक्ष्य तक उस रोड मैप के सहारे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। और तब आप 2027 में अप्रैल में अपनी तुलना करिए, करिए मैं 2026 में कहाँ खड़ी थी और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, और ये अनुस्पर्धा का परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि जो राजनीतिक ये अनुस्पर्धा का फॉर्मूला लेके आगे बढ़ेगा, वही एक सच्चा राजनीतिज्ञ, एक सफल राजनीतिज्ञ हो सकता है। तो यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और इसी आपको संदेश के साथ कि आपको राजनीति में प्रतिस्पर्धा से नहीं, अनुस्पर्धा का सहारा लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई। सबसे पहले तो बहुत एक स्पष्ट सा संदेश दिया आपने कि अगर राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो अकेले तो संभव नहीं होगा। जो कोर ग्रुप की बात आपने करी कि सबसे पहले एक शुरुआत करनी होगी, कुछ लोगों की एक टीम बनानी होगी, इनको कुछ अपने से सहमत, अपने से जैसे लोगों को जुटाना होगा, एक कोर टीम का गठन करना होगा। इसके बाद फिर वैचारिकी की बात आई कि कोई ना कोई एक आइडियोलॉजी होती ही है और उस आइडियोलॉजी को हमको अपने अपने हिसाब से, अपनी पसंदगी के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। बेहतर होगा कि उस आइडियोलॉजी पर काम करने वाली किसी पार्टी के साथ हम जुड़े, इसलिए कि व्यक्तिगत अपनी क्षमता और पार्टी की क्षमता में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत क्लियर कट आपने बताया कि आइडियोलॉजी होती क्या है, किस तरह से भारत में किस तरह की किन किन तरह की आइडियोलॉजी पाई जाती है। फिर आपने सक्रिय राजनीति में रहते हुए हमें निर्णय कैसे लेने चाहिए, निर्णय में कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितना पेशेंस होना चाहिए, बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और निर्णय की प्रक्रिया में सबको भागीदार बनाने का एक उपक्रम हमको आना चाहिए। निर्णय हमारा अपना हो, लेकिन उस निर्णय की प्रक्रिया में जो भी शामिल लोग हों, इस तरह का भाव हमारे अंदर सुनने का होना चाहिए कि भले ही उनकी बात ना मानी जाए, निर्णय उनके अनुकूल ना हो, इसके बावजूद भी उनको लगे कि नहीं, हमारी बात तो पूरी तरह से सुनी गई थी। तो इस तरह का एक व्यवहार, इस तरह का भाव, इस तरह का पेशेंस किसी भी राजनेता में होना चाहिए। फिर भी समय तो बहुत कम है, इसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से जो भी सवाल हो, जल्दी जल्दी अपने सवाल पूछ ले, फिर हम इस सेशन को खत्म करेंगे। तो कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो। अभी एक सवाल संभवतः आया था नंदिनी जी का। उनका हाँ, सवाल था सर कि जब कभी बहुत दबाव में निर्णय लेने होते हो और हमारा अपना निर्णय नैतिक हो, तो उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है डॉक्टर नंदिनी जी। और इसमें कहीं कोई अलग से आपको इसमें सिद्धांत नहीं लगाना है। निर्णय देखिए हमेशा दबाव में ही लिए जाते हैं। और दबाव में निर्णय, मैंने पहले ही आपको बताया कि हम निर्णयों को डिले नहीं कर सकते हैं। और शुरू में हो सकता है कि हमें लगे कि हमें और थोड़ा चिंतन करना चाहिए और तथ्य चाहिए, लेकिन हमें अपनी आदत डालनी है। क्योंकि जितने आप ऊंचे पद, मैंने प्रधानमंत्री का आपको उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री को निर्णय बिना दबाव में नहीं लेते, वो दबाव ही में हर समय निर्णय होते हैं। हजारों प्रकार के दबाव होते हैं, अपने देश का, पार्टी का, विदेश का, युद्ध का, फलाना का, तरह तरह के दबाव ही होते हैं, वो दबाव ही है। तो किस प्रकार का दबाव हमारे ऊपर होता है ये तो निर्णय लेने वाला ही जाने। लेकिन आपको उस दबाव को वहन करना आना पड़ेगा। और उस दबाव में ही जो भी आपकी अपनी समझ है, जो आपके मूल्य हैं, जब मैंने मूल्य शब्द का प्रयोग किया तो जाहिर है कि वो उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश अपरिहार्य है। तो जो आपको उस दबाव की परिस्थिति में नैतिक लगता हो कि आपको निर्णय लेना चाहिए, आप निर्णय लीजिए। अपनी समझ से, अपनी तरफ से आप एक अच्छा निर्णय जरूर ले सकते हैं। और दबाव से हमें घबराना नहीं है। जीवन दबाव ही में निर्णय लेने में। और मैं आपको बताऊं कि कभी कभी दबाव में लिए गए निर्णय आपको बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं। क्योंकि हर आदमी सोचता है कि देखिए इतनी कठोर परिस्थिति थी और उसके बावजूद भी आपने कितना अच्छा निर्णय लिया। तो आप कभी दबाव से घबराइए मत। जितने आप उच्च पद पे रहेंगी उतना ही आपको दबाव में निर्णय लेना पड़ेगा। और इसलिए अभी से ये आदत डालिए कि निर्णय दबाव में ही लिए जाते हैं। और अगर हमें दबाव में निर्णय लेना है तो हम त्वरित निर्णय लेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। किसी और का कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल? हाँ बिल्कुल, जी पूछिए।
विनीता, आप कुछ पूछना चाह रही है? हाँ, कुछ। सर मैं पूछना नहीं, बस मैं अपनी दो बात रखना ही चाह रही थी कि जैसे आज का जो सेशन था वो इतना मतलब महत्वपूर्ण था, उसके लिए मैं कुछ कहना चाह रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ जिसमें इतनी गहराइयों में एक के बाद एक विचार स्पष्ट होते जा रहे थे, जैसे कोई राजनीति की गीता का मुझे ज्ञान करा रहा हो। लेकिन सिर्फ ये राजनीति ही नहीं बल्कि मेरे निजी जीवन, निजी व्यक्तित्व को भी एक नई दिशा जरूर प्रदान करेगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। वेलकम। और किसी का कोई सवाल है? तो ठीक है सर, अगले एक सेशन के एक आध लिए हम। सवाल एक आध सवाल जो शुरू में उठाए गए थे धर्मेंद्र जी, जी जी। तो मैंने यही सोचा था कि दो चार सवाल लोगों ने उठाए थे, लगभग वो सबके सवाल एक ही बिंदु पे आके अटकते हैं। एक सवाल ये था डॉक्टर कामना जैन का कि 2/3 मेजॉरिटी से क्यों इसको पारित किया जा रहा है, जबकि इसको सरल मेजॉरिटी से पारित करना चाहिए था। और दूसरा उनका सवाल था कि कोटा विद इन कोटा ये क्या चीज होती है। देखिए, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये वास्तव में कोई सामान्य अधिनियम नहीं है, ये संविधान का 106वां संशोधन विधेयक है, संशोधन एक्ट है। अब तो एक्ट बन गया, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन हो गया। तो अब ये 106वां संविधान संशोधन है, लिहाजा 106वें संविधान संशोधन में अगर कोई संशोधन होगा तो वो आर्टिकल 368 के तहत ही आएगा। तो संविधान में जो संशोधन के वर्णन, संशोधन की जो प्रक्रिया दी हुई है उसी में आएगा। और संविधान का जब आप संशोधन करेंगे तो उसके लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और संसद के कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत चाहिए होता है। ये संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए वो एक मजबूरी थी, वो साधारण बहुमत से नहीं पास हो सकता था, इसीलिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। दूसरा, कोटा विद इन कोटा का मतलब ये होता है कि जैसे महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया जाएगा या देने का जो संवैधानिक प्रावधान बना हुआ है, उसका मतलब ये हो गया कि अब जैसे शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है, तो जाहिर है कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, उसका नियम संविधान निर्धारित करता है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या में उनका अनुपात होगा, उसी अनुपात में, या किसी राज्य में किसी राज्य की जनसंख्या में जो उनका अनुपात होगा, उसी अनुपात में उस राज्य में उनको सीटें भी आवंटित होंगी, आरक्षित होंगी। अब मान लीजिए किसी राज्य में आपको कहा गया है कि 30 सीटें शेड्यूल कास्ट की होंगी, तो 30 सीटें शेड्यूल कास्ट की जो होंगी उसमें 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये इसका मतलब है, कोटा विद इन कोटा का मतलब ये होता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो प्रकार के टर्म चलते हैं, दोनों में जी ही कोटा होगा। इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब्स को जहां पे जितना उनका कोटा होगा उसमें 1/3 महिलाएं होंगी, ये कोटा विद इन कोटा का मतलब होता है। तो ये दोनों प्रश्न आपके रहे। और काफी लोगों ने डिलिमिटेशन को लेके ये कहा कि डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा अवरोध है। और एक बात जो लोगों ने नहीं समझी, विपक्ष ने खासतौर से नहीं समझी, कि जो सामान्य प्रक्रिया है कि सेंसस पहले होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, तो अब जब सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा तो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, उसके लिए संसद एक कानून बनाती है। डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, वो हर राज्य में परिसीमन करेगा, हर राज्य को सीटें आवंटित करेगा। और संविधान ये कहता है कि जब किसी राज्य को सीटों का आवंटन होगा तो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पे सीटों का आवंटन होगा, अर्थात जनसंख्या में और सीटों में वही अनुपात होगा हर राज्य में। अब यहाँ पे साउथ के राज्य फंस गए। और एक प्रकार से कहना चाहिए, एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि जो साउथ के राज्य हैं, उन साउथ के राज्यों के साथ जो अभी विधेयक गिरा, जो संवैधानिक विधेयक गिरा, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला लगाया गया था कि जनसंख्या घटे या बढ़े लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं घटे बढ़ेगा। अब आप देखिए कितनी बढ़िया ये चीज थी। और मुझे तो लगा कि एक राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अब जब परिसीमन के बाद
मतलब सेंसस के बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होगा सीटों का, तो अब वो नहीं हो पाएगा। अब वो 50% सीटें नहीं बढ़ पाएंगी। 50% जो सीटें बढ़नी थी उससे घट के ही सीटें, और कोई फार्मूला लग जाए तो वो बात दूसरी है। लेकिन अगर केवल विशुद्ध जनसंख्या गणना और परिसीमन के आधार पे अगर सीटों का आवंटन होगा, जो कि संविधान कहता है, कि संविधान ये भी कहता है ना कि भाई सारा जो प्रतिनिधित्व है वो इस तरीके का हो कि लगभग सभी एमपीज एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। जब बहुत छोटे राज्यों को छोड़ दीजिए, लेकिन सामान्यतः ऐसा हो, ऐसा ना हो कि कोई एमपी 10 लाख का प्रतिनिधित्व करे, कोई एमपी 40 लाख का प्रतिनिधित्व करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक अवसर था विपक्ष के पास कि वो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा था इस बिल में, कि आपने देखा होगा कि सबकी सीटें उसी अनुपात में बढ़ा दी गई थी, और ओवरऑल जो सीटें हो रही थी उसमें उनका अनुपात घट नहीं रहा था, बल्कि हर सीटें भी बढ़ रही थी और अनुपात भी स्थायी था। तो मुझे लगता है कि परिसीमन के बाद जब होगा तो शायद ये स्थिति न हो, जब तक कि कोई और फॉर्मूला पे हम न पहुंच पाए। तो डिलिमिटेशन तो एक अवरोध है ही, और वो ठीक है। अब जो संविधान का 106वां संशोधन है उसी प्रक्रिया से हम आगे चलेंगे, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं है। डिलिमिटेशन 28 में शुरू होगा, 30 तक उसके रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, डेटा आ जाना चाहिए। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े देश में हर राज्य में डिलिमिटेशन करना टाइम लगता है, उसमें आपत्तियां इनवाइट की जाती हैं, होते करते करते हमारे ख्याल से अब 30 या 31 के बाद ही से महिला आरक्षण को संभवतः लागू करने की कोई स्थिति बनती है। तो जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे वो यही लगी कि इस जो 16, 17, 18 3 दिन का संसद में जो विमर्श हुआ, उस विमर्श से पूरे देश में महिला आरक्षण को लेके, पूरे संसद में और पूरे देश में विधानसभाओं में एक महिलाओं के अंदर एक चेतना जागृत हुई है। महिलाएं जो भी तर्क उनको समझ में आया हो अपने पक्ष में या विपक्ष में, वो एक तर्क तो हुआ, लेकिन चेतना जागृत हुई, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि विपक्ष भी जितना है वो भी ये कहता है कि नहीं साहब, हम तो महिला आरक्षण के समर्थन में खड़े हैं, चाहे भले ही हमने महिला आरक्षण का बिल गिरा दिया हो, लेकिन हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, महिला आरक्षण के समर्थक हैं। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है देश की, और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा पूरा विश्वास है कि जो आप लोगों को समय मिला है उस समय का सदुपयोग करके आप जरूर जो है आगे के लिए क्षेत्रीय स्तर से या स्थानीय स्तर से लेके राज्य के स्तर पे और लोकसभा के स्तर पे जरूर जनप्रतिनिधित्व करने के लिए अपने को तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे फिर परसों मिलते हैं अपने जी धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक परसों मुलाकात होती है। हाँ धन्यवाद हाँ सर, हाँ नमस्ते। बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।